एज अ पेरेंट जब मुझे स्कूल चूज़ करना है अपने बच्चे के लिए तो मैं बहुत डाउट में हूँ। कौन सा स्कूल चूज़ करूँ, जो स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो, या जिस स्कूल में लीडरशिप अच्छी हो रही है वो, या जिस स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो रही है वो, काउंसलर स्कूल में है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में रहते हैं, क्योंकि स्कूल के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको पता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा टीचर्स की बात मानते हैं। स्कूल के अंदर बच्चे ज़्यादा समय बिताते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं। घर आके अपना होमवर्क करेंगे तो उनके पास पेरेंट्स के साथ बिताने के लिए वक्त कम है। तो स्कूल एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। ऐसे ही आज मेरे इस पॉडकास्ट पे हैं मिस्टर वीके अरोड़ा जी, जो पिछले 23 साल से अपना स्कूल चला रहे हैं, और उन्होंने अपने स्कूल को कैसे ग्रो किया, किन किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया, और स्कूल्स में जब एक पेरेंट एडमिट करवाना चाहे अपने बच्चे को, जब एडमिशन दिलवाना चाहे, तो पेरेंट्स को किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो आई विल वेलकम मिस्टर वीके अरोड़ा, जो हमें बताएंगे कि किस तरह का स्कूल अच्छा है, स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और उनके खुद के स्कूल में वो चीज़ें है या नहीं है, नहीं है तो वो कब उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो आई वेलकम मिस्टर वीके अरोड़ा जी ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को, सभी दर्शकों को भी मेरा सह प्रेम नमस्कार। सो पहला थॉट क्या था जब आपने स्कूल को स्टार्ट किया? पहला थॉट यदि मैं कहूँ तो कुछ अच्छा करने का एजुकेशन के फील्ड में, यही सोचती है। वो बदलाव, जैसे हर आदमी कोई बदलाव लाना चाहता है तो सोचता है कि मुझे पर्टिकुलरली ये बदलाव लाना है। जैसे एक कुछ लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, वो कहते हैं कि इस लेवल की करप्शन को कम करना है या इस काम को अच्छा करना है। तो वो जो बदलाव आप लाना चाहते थे, जो कुछ अच्छा जो करना चाहते थे, वो एक थॉट में आप बताना चाहिए, एक वर्ड में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? ह्यूमन सेंस। आई जस्ट वांट टू इनकॉर्पोरेट ह्यूमन सेंस अमंग द स्टूडेंट्स, जो भी दे शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो कौन कौन सी चीज़ों को आप ह्यूमन बीइंग के अंदर इंक्लूड करते हैं कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग? अलोंग विद एकेडमिक, यदि मैं कहूँ कि क्या क्या आप, जैसे आप कह रहे हो, क्या क्या इम्पार्ट करना चाहते हो, तो वो संस्कार, बेसिक संस्कार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम शुरू से ही एक बच्चे को अच्छे से सिंचित कर सकते हैं। जो संस्कार आजकल मिसिंग भी हैं, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में, गेम्स में लगे रहते हैं। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, फैमिली बहुत छोटी हो रही हैं, जिस कारण से संस्कार कम है। तो आप स्कूल में ये सारी चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो? ऑल्दो ये चैलेंज तो रहता है। अभी टेक्नोलॉजी, जहाँ तक अभी आपने कहा टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी को हम यदि इनकॉर्पोरेट भी नहीं करेंगे तो भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। पीछे जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, तो टेक्नोलॉजी को साथ में इनकॉर्पोरेट करना उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चों को उसके बैड फैक्ट्स के बारे में अवेयर करना। तो हम इसको बड़े अच्छे से कर रहे हैं। कैसे करते हो आप, मतलब उसके बैड फैक्ट्स को कैसे बताते हो? बैड फैक्ट्स को वही कि हम यदि बच्चे को हम अमूमन ये कहेंगे कि इसको इस लेवल तक ही यूज करना है, आपके जो जहाँ उसका एक टाइम फ्रेम के विद इन हम काम करेंगे, तो वो नेचुरली उसको, यदि बच्चे को हम पूरा एक सिस्टम डेवलप करके दे देंगे तो वो इस तरफ जाने का, डेविएट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आपने कहा कि इसको थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है, अगर वो लिमिटेड टाइम सोशल मीडिया पे रहे, चाहे वो 30 मिनट यूज़ करे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि ये आज का जीवंत क्वेश्चन है। ये चैलेंज है हर पेरेंट्स के लिए भी कि हाउ दे कैन नॉट ओवर द स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट ओवर देयर वर्ड टू चेक कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग। बट इसमें हमें बहुत पेरेंट्स के साथ लेके हम इस पे बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मैं आप इसमें कहते हुए भी कोई बहुत खुशी हो रही है कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे हैं कि बच्चों को अच्छे अच्छे प्लेटफार्म बताए हमने कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और इसके बारे में कि आपके लिए क्या अच्छा प्लेटफार्म है जिससे आप इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ लर्न भी कर सकते हैं। आपने कहा कि आप स्कूल में इनको आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और आपने कुछ नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट की और लिंक किया। वो कैसे किया, मतलब कैसे बच्चा यूज़ करे और उसका फ़ायदा भी हो जाए? इस दर में हमने एक प्लेटफार्म प्रिपेयर कर रखा है जिसमें मेरे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मेरा स्कूल के टीचर्स भी अटैच्ड है। हमने उस प्लेटफार्म पे
कुछ जितनी भी ओरिएंटेटेड मूवीज हैं रिलेटेड टू दैट जो इंस्पायर कर सकती हैं किसी ना किसी लेवल पे, अलोंग विद होमवर्क या क्लास वर्क पे। इस बहाने बच्चा सोशल मीडिया पे भी टच रह सकता है और साइड बाय साइड वो अपना काम भी कर सकता मतलब उसको मोबाइल फोन जो यूज करने की भूख है वो भी पूरी है। हो वो गई भी यस और एजुकेशन पर्पस भी एक सर्व हो गया। सर्व हो रहा है, yes। जब आपने स्कूल शुरू किया था तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, ये प्रॉब्लम्स कब से शुरू हुई? हाँ, मैंने स्कूल अपना शुरू किया 2004 में। एट दैट टाइम इतना सोशल मीडिया का शोर नहीं था। शोर नहीं था, बिल्कुल सही। ये जो शोर शुरू हुआ है मोर और लेस 2011, जहाँ दूसरे वर्ड में कहूँ तो 2013 के बाद इसकी बूम शुरू होगी। और आज की डेट में इसको इग्नोर करना, और 2016 में जियो आने के बाद तो इसका अल्टीमेट ही हो गया वो तो। उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं इन्होंने। बिल्कुल। तो अभी इसको हम यदि ये कहेंगे ना कि हम इसको हटा दें या बच्चों को डांट डपट के इसको सोशल मीडिया से विमुख कर दें, तो आई डोंट फाइंड कि ये एप्रोप्रिएट होगा। तो दूर तो नहीं कर सकते, करना भी और किसी ज्यादा लिए नजदीक भी नहीं ला। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं। हमें तो ये देखना है कि वो इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकता है। राइट। आप एक इतने प्रेस्टिजियस स्कूल के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, स्कूल को चला रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ऐसी कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं जो हर बच्चे में होनी चाहिए एकेडमिक्स के साथ साथ, एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ? जैसे आपके पॉडकास्ट का नाम ग्रो वाइज है, सेम वर्डिंग आई जस्ट हैव टेकन दिस वाइज वर्ड, मतलब एक गुड ह्यूमन बीइंग। एक बच्चा मेरा अच्छा इंसान बन जाए। जैसे अच्छे इंसान में होता है कि बच्चा सेल्फिश ना हो, सबकी मदद करे, तो ऐसी चीज़ों को आप स्कूल में इंस्पायर कैसे करते हैं कि बच्चा सीखे कि मुझे लोगों को सर्व कैसे करना है? जैसे विदेशों के स्कूल में कम्युनिटी सर्विसेज हैं कि बच्चा एक पार्क में सर्व करने जाता है, कोई पर्पज़ नहीं है, कोई एकेडमिक मार्क्स नहीं मिलने, बट वो जा रहा है। आप ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हैं जिससे वो एकेडमिक्स के अलावा अच्छा इंसान बने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। यदि नहीं भी पूछते तो मैं इसको बताने की कोशिश करता। अच्छा इंसान की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो काफ़ी गहराई में है, इसमें इतना इजी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि अच्छा इंसान में क्या हो क्या ना हो ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं है। फिर भी हम अपने बच्चों को पुरजोर कोशिश करते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि हाउ दे आर कमिंग इन द बिफोर कमिंग टू द स्कूल, हाउ व्हाट आर देयर रूटीन्स, कि मॉर्निंग में इफ़ दे आर विद द nuclear family, how they wish their parents. If they are a combined family with their grandparents, how they touch the feet or not. This is just one example. One example, right. कि we make it sure कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को निरंतर करें। और गुड मॉर्निंग बेड इसमें गुड आफ्टरनून को भी हमने कन्वर्ट करके जय हिंद का एक स्लोगन भी है कि every time whenever they use to wish to any teacher, they definitely speak जय हिंद, जिससे एक पेट्रियोटिक फीलिंग भी है। पेट्रियोटिज्म दिस इज आल्सो अनदर। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम स्लोली स्टेडली धीरे धीरे इनबिल्ट कर रहे हैं। 1st to 5th स्टैंडर्ड एक प्राइमरी क्लासेस हैं और ये फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस हैं। इस समय हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, बट पेरेंट्स इस बार अभी बहुत ज़्यादा एम्बिशियंस हैं कि हमें बच्चा हर चीज़ में अच्छा चाहिए, मार्क्स भी अच्छे चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी चाहिए, लीडरशिप भी चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को कैसे सर्व कर पाते हैं 1st to 5th में? 1st to 5th में और स्पेशली 1st और 2nd ग्रेड में हमारे स्कूल में हमने 6 क्लब्स में डिवाइड कर रखा है सारे कैरिकुलम को। राइट। फॉर एग्जांपल कोई डांस क्लब है, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक क्लब है, कोई कुकिंग विदाउट फायर क्लब है, ऐसे मतलब डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट में लोग जाते हैं। 1st एंड 2nd ग्रेड में वी मेक इट श्योर कि सब बच्चा हर क्लब्स में जाए, सो दैट कि उसको हर की उसका जो टेस्ट है वो क्रिएट हो सके, जहाँ जो यदि कोई हिडन आइटम है तो वो भी बाहर आ सके। फिर इसके बाद 2nd एंड 3rd एंड 4th में एक जिसमें हमें लगता है कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, एक वो प्लस एक बच्चे के अपने टेस्ट का, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जो उसकी हो सकता है उसमें अभी ना कर पा रहा हो किसी कारणवश, आगे जाके कर ले क्योंकि उसका टेस्ट हो सकता है।
हम उसको देते हैं। फिर फिफ्थ ऑनवर्ड्स इट इज ए रेगुलर फिनोमेना, जो हम इसको पॉलिश करते हैं उसकी। सिक्स्थ ऑनवर्ड फिर सिनेरियो चेंज्ड, फिर उसकी टेस्ट के मुताबिक और उसकी क्वालिटी के मुताबिक एक चीज उसको हाँ, देते सो दैट ही कैन मेक हिज ओन वे इन ए बिग वे। अभी हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा इंग्लिश में बात करे। फर्स्ट क्लास का बच्चा जिसको अभी तक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स अच्छे से नहीं आते या अभी भी सीख कर आया है, वर्ड्स नहीं आते, बट पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस है कि ही शुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आप वो कैसे करते हैं कि हर बच्चा इंग्लिश में भी बात करे और हर सब्जेक्ट्स में भी अच्छा रहे? इसमें बेसिकली फर्स्ट क्लास ही नहीं, हमारे बच्चे नर्सरी से ही जैसे ही वो स्कूल में इंटर करते हैं तो टीचर्स हमारे बायोलिंगुअल्स रहते हैं। वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग में, और इंग्लिश तो स्पोकन पार्ट है ही, बट धीरे धीरे फेसेज में वो हिंदी का पार्ट डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा भी जितने भी कंपटीशंस हैं स्कूल में, सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेक्लेमेशन है, डिबेट्स है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। इसके लिए हमें डिफरेंट कोई प्लेटफॉर्म देने की जरूरत मतलब हर बच्चा इंग्लिश में बोलता ही बोलता Yes. है। अगर कोई रैंडमली लेट्स से मैं आपके स्कूल में आके थर्ड क्लास के बच्चे के साथ बात करना शुरू कर दूं तो आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे बच्चा नहीं चूज करना, श्योर 100%, चाहे वो फर्स्ट का, सेकंड चाहे का, वो थर्ड किसी का, भी क्लास में हो, ग्रेड 1 उसके लेवल वाइज वो अच्छा बोलेगा। हाँ, बस वी हैव टू मेक इट श्योर कि वो उसके लेवल का हो, लेकिन वो ही विल स्पीक इन इंग्लिश। यस। तो क्या सारे टीचर्स भी इंग्लिश बोलते हैं? श्योर, क्या हिंदी टीचर को इंग्लिश आना जरूरी है? ऑफ कोर्स, इसमें आज के ज़माने में इंग्लिश आना, इसमें कोई बुराई नहीं। क्या आप भी ध्यान देते हो कि हिंदी टीचर जब आप हायर कर रहे हो कि उसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए? नो, एट दैट टाइम वी स्टिक ओनली टू द एक्सटेंट कि उसकी हिंदी में पकड़ कितनी है। अच्छा, मतलब वी हैव ए टीम, व्हेन वी सिलेक्ट द टीचर्स, तो वी हैव ए प्रॉपर सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब उसका डेमो हो रहा होता है, जहाँ उसका रिटन पार्ट है, तो उस पे हम ग्रेविटी में देखते हैं कि एज ए टीचर उसकी ग्रेविटी क्या है ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द टॉपिक वी हैव गिवन। लेट्स से एक साइंस का टीचर है, वो साइंस में आपने उसका डेमो देखा, उसका रिटन देखा, गजब है, 50 टीचर्स आए, आपको एक टीचर ऐसा लगा कि इस जितनी नॉलेज और इसका एक्सप्लेन करने का जो मैथड है वो बाकी किसी टीचर में नहीं है, बट उसके एक पार्ट वीक है, दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग। आप उस टीचर को हायर करोगे या नहीं? डेफिनेटली उसको हायर करेंगे, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर पे मास्टरी है। फिर जहाँ वो तक इंग्लिश नहीं बोल सकता? इंग्लिश का वो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि स्कूल का कल्चर ही ऐसा है। तो डेफिनेटली वो उसमें थोड़े दिनों में अपने आप ही, जो इतना कॉम्पिटेंट है सब्जेक्ट में, तो आई डोंट फाइंड कि वो इसको ग्रैब नहीं करेगा। डेफिनेटली ही विल ग्रैब और उसको कर। तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी ऐसे टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज कर देते हैं Yes, कि हाँ। कि वो इंग्लिश बोलना जल्दी शुरू करते हैं? हाँ, करते रहते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। आप एक सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं, तो जो प्राइमरी का चैलेंज है वो अलग है। उस समय हमें सब कुछ बिल्डअप करना है। 6 to 7th 8th के चैलेंज अलग है, वो अभी बच्चा थोड़ा थोड़ा सीनियर होने की कोशिश कर रहा है। 9th 10th में अलग ही चैलेंजेस फेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे की वही एज है, किड्स आर प्रोन टू फॉल इनटू बैड हैबिट्स, वही एज में वो बुरी आदतों में पड़ते हैं, वही करियर फाउंडेशन एज है। तो उनको कैसे मैनेज करते हैं और कौन से चैलेंजेस आपको अब तक फेस हुए? जहाँ तक बच्चों के चैलेंजेस का क्वेश्चन है, तो विद द एज, ग्रोइंग एज, ये डिफरेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट प्राइमरी में बिल्कुल डिफरेंट है, 6 to 8 जिसको हम मिडिल या एलिमेंट्री कहते हैं, उसमें डिफरेंट है। और जहाँ तक क्वेश्चन आपका 9th 10th का है, मैं आपसे सहमत हूँ कि एकेडमी के अलावा और दूसरे टीनेजर वाले जो चैलेंज हैं वो भी हमें बहुत अच्छे रूप से फ्रंट में आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर कौन से चैलेंजेस अभी तक आपको फेस हुए? बच्चे की डेविएशंस, उसके फ्रेंड सर्कल के साथ बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग कोई अच्छी दिशा में भी होती है, कहीं ना कहीं डेविएट भी बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। तो गर्ल्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराते हो इस दौरान आप 7th 8th के अंदर? Yes. Not from 7th 8th, from 6th we make it sure कि 2 सेशंस हों, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स के लिए भी हों और स्पेशली बॉयज़ के लिए भी। गर्ल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सपर्ट्स हम कॉल करते हैं एवरी ईयर, राइट। क्योंकि गर्ल्स को एजुकेट करना कि वो हाइजीन रहें, और बॉयज़ को भी गाइड करना
रिगार्डिंग सोशल मीडिया और दूसरे भी चैलेंज रहते हैं उनको, सो दैट दे शुड नॉट मूव हेयर एंड देयर। तो उसके लिए हम सेशन हर साल 2-2 सेशन करते हैं। अभी तक ऐसा फेस हुआ आपको कि बच्चे 9th-10th में जाके स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं? हाँ, ऐसा है, लेकिन अभी लास्ट ईयर से हमने इसको ओवरकम करने के लिए, ये ज़्यादा स्ट्रेस वैसे +1 +2 में होता है, लेकिन 9th-10th में भी अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है टू इंक्रीज द स्ट्रेस। राइट। तो पेरेंट्स को भी हमने साथ लिया है और बच्चों के साथ मिलके हमने इस पे स्टार्टिंग 6th क्लास से ही हमने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है फाउंडेशन का। राइट। फाउंडेशनल क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है लास्ट ईयर से, सो दैट कि ये जो स्ट्रेस लेवल एज फार एज एकेडमिक इज कंसर्न, वो वहां तक जाते जाते डिल्यूट हो जाए, उनको लगे ही ना कि हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो आप ये चीज़ 6th क्लास से शुरू कर देते हो? कर चुके हैं हम पिछले साल से। तो इसका कितना फ़ायदा हुआ आपको लास्ट ईयर? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अब जो मेरी क्लास 10th में आएगी, आप यकीन मान के चलना कि उस पर स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं होगी एकेडमिक से रिलेटेड, क्योंकि जितना हमने 9th-10th में करना था वो हमने 5 सालों में डिवाइड करके उससे कहीं ऊपर उठ चुके होंगे बच्चे। तो ये फाउंडेशन जो क्लासेस आप चला रहे हैं, ये सिर्फ स्कूल एकेडमिक है या बच्चों को उसकी भी प्रिपरेशन करा रहे हैं? लाइक आजकल IIT, JEE, नीट की फाउंडेशन भी हैं। ये है बेसिक बेस उसी का CBSE सिलेबस के अलावा जो नीट का है या JEE मेन JEE का है, उसी का सिलेबस हमने लेके उसी को डिवाइड कर रखा है राइट। इन फेसिस। राइट। बोर्ड का बच्चों पे एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो बोर्ड्स होता था 5th में, 8th में, फिर 10th में, तो हम एक वो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डिल्यूट हो जाता था, लेसन डाउन हो जाता था। अभी तो वो फर्स्ट टाइम बोर्ड्स दे रहा है, पेरेंट्स को भी एंग्जाइटी होती है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो जब बच्चा को बोर्ड का स्ट्रेस होता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? बच्चे को बोर्ड का स्ट्रेस होने ही नहीं देते हम। कैसे? वो तो होगा ही, वो तो बोर्ड है। क्योंकि हम उससे जो प्री बोर्ड होते हैं हमारे, वो 1 टाइम होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन हम उसको 3 बार कर लेते हैं, और दैट टू उसके रूम्स चेंज करके, और वी मेक इट श्योर कि वो उसी पैटर्न से हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टीचर चेंज कर दिए, इन विलेज जितने भी हैं वो सब चेंज हो गए हमारे, तो बच्चे को लगे, और वो सही ID कार्ड शो करना, सेम प्रोसेस जैसे एंट्री से लेकर एग्जिट तक। हम कोशिश करते हैं कि सारे पैरामीटर्स उसी तरीके से फॉलो किए जाएं। और इसमें मैं ऐड करूं कि नेक्स्ट ईयर से वी आर प्लानिंग कि जो प्री बोर्ड हो वो वेन्यू भी हम चेंज करें, सो दैट बच्चे को बिल्कुल ही बोर्ड जैसी बात लगे ही नहीं। हाँ, मतलब क्योंकि वो बोर्ड में भी तो एक अलग जगह जा रहा है। तो अब 9th-10th की जब हम बात कर रहे हैं, बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, आपने मुझे पहले ही बताया कि 1st to 5th में तो बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो। 9th-10th में एकेडमिक प्रेशर तो है, सिलेबस और बोर्ड्स में एक वो मार्क्स लाना, और उसके साथ साथ जो बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनको बैलेंस करना, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेके चलना ताकि बच्चे को स्ट्रेस ना हो। ये सब चीज़ में बैलेंस करना आपको टफ नहीं लगता? इतना टफ नहीं है जितना देखने में लगता है, बट ज़रूरत है एक सिस्टम की। यदि हमने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, जैसे मैंने बताया कि आप हमारा कैरिकुलम और एकेडमिक का जितना भी सिलेबस है वो हम बाइफरकेट करते हैं। उसके अलावा हमारे हर वीकेंड पे क्लब्स चलते हैं, नो बैग जैसे डे फिक्स्ड हैं, हर चीज़ मतलब हर चीज़ फिक्स है। उसके जब बच्चा उसके गो थ्रू जाता है तो उसको कोई टेंशन वाली बात रहती ही नहीं है बेसिकली। तो मतलब वो 10th के अंदर सिलेबस और करिकुलम में, को करिकुलर में सामंजस्य बना लेता है अपना, किसी ना किसी रूप में अपने आप को वो मेंटली इतना ब्रोटअप कर लेता है, जहाँ मैं कहूँ कि मैच्योर कर लेता है कि उसको नहीं लगती ऐसी प्रॉब्लम। एक क्लासरूम में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशो कितनी होनी चाहिए? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आप प्राइमरी तक की बात करें तो थोड़ी सी कम, सो दैट कि वॉच एंड वार्ड इंडिविजुअल्स में फोकस कम में ये कितना? 1 to 25 से 1 to 32 द मैक्स, और 9th-10th में इट कैन बी 35 और टू द मैक्स 40 टू द मैक्स। तो वैसे तो एक टीचर के लिए टफ है 40 स्टूडेंट्स को भी संभालना, क्योंकि उनकी होमवर्क चेक करना, फिर आगे सब कुछ, लाइक क्योंकि स्कूल के वर्किंग डेज भी तो कम है, बहुत सारी तो छुट्टियां आ जाती हैं अभी।
नहीं, ये भी एक चैलेंज है और लाइफ इज इटसेल्फ ए चैलेंज। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं फिर? वो एवरी टाइम दे आर नॉट ऑक्यूपाइड इन ए डे, सपोज देर आर 8 and 9 पीरियड्स फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वो 2 to 3 पीरियड एवरी डे दे हैव ए फ्री पीरियड। तो पेरेंटिंग सेशंस भी करते हैं आप, सो दैट पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को हम तब तक नहीं डेवलप कर सकते जब तक पेरेंट्स को हम वो चीज़ें पास ऑन ना कर दें कि हम क्या देना चाह रहे हैं बच्चे को। तो उसके लिए कैसे आप क्या करते हैं, मतलब क्या पेरेंटिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली वी हैव ए चाइल्ड काउंसलर और एवरी सेकंड सैटरडे, अभी सेकंड सैटरडे ऑफ हो गया, फोर्थ सैटरडे वी आर गोइंग टू फिक्स फॉर द नेक्स्ट सेशन। इट इज़ फिक्स फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग। उस पेरेंट टीचर मीटिंग में डिफरेंट क्लासेस के एवरी पीटीएम पे वी मेक इट श्योर कि 2 क्लासेस की पेरेंट सेशन हो और वो हमारे जो काउंसलर हैं उनको जो चैलेंज आ रहे हैं, जहाँ जो पेरेंट, सिर्फ स्कूल को नहीं, पेरेंट्स को भी चैलेंज हो सकते हैं, ओबियस है, बिल्कुल, तो उनको वो प्राइमा फेसी एक रिजोल्व करने का वो हो। तो हर मंथ में 2 सेशंस हम इसको करते हैं और जो चाइल्ड काउंसलर है वो हर मंथ में एक बार हर क्लास में जाके सेशन लेते हैं बच्चों को चेक करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये मनोबल, आपको ऐसा लगता है कि एक चाइल्ड काउंसलर जरूरी है स्कूल में मनोबल बढ़ाने के लिए? देयर इज ए नीड। ऐसा आपको क्यों फील हुआ? जब स्कूल शुरू किया था तब भी आपको लगा था कि ज़रूरत है? नहीं, तब हम बहुत ही छोटी अवस्था में थे। हमने जब स्कूल शुरू किया तो इट वाज अप टू ग्रेड 1 ओनली। राइट, मतलब जिसको हम प्ले स्कूल कहते हैं। प्ले स्कूल ही कहते हैं, एग्जैक्टली प्ले स्कूल में थे हम लोग। 2009 में हमने इसको अप टू प्राइमरी लेवल तक लिया। फिर 2013 में हमने इसको मिडिल, हम फेजेज में बढ़े हैं, हमने कोई लंबी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की, कंसोलिडेट किया अपने आप को। वी थिंक कि अब हम इसमें मास्टरी आ गई है, जहाँ वी आर एबल टू हैंडल द थिंग्स, तब हम ऊपर गए। एंड और मैं ये भी ऐड करूँ यदि तो नेक्स्ट सेशन में हम 27-28 में, अब अभी तो नहीं, हम इस +1 और +2 भी ऐड करने वाले सभी हैं। स्ट्रीम्स ऐड करेंगे या भी उस पर विचार नहीं, चल रहा सभी है? करेंगे। अभी जो नॉर्म्स है, हमारी गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 से बिलो एडमिशन नहीं दे सकता। आज भी न्यूज़पेपर में आया था ये। और कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता ड्यूरिंग स्कूल टाइम, बल्कि ये भी कहा है कि धीरे धीरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद होना है। तो जब आप 11th-12th लाएंगे स्कूल में, तो क्या इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ही ना पड़े, वो सारी प्रेपरेशन स्कूल में ही कर ले? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी बेसिकली मैं फिर ऐड करूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया एक क्वेश्चन में कि फाउंडेशनल हमने शुरू किया हुआ है, ये उसी कड़ी में ही किया है कि हमने +1 +2 करेंगे तो मेरे बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना ना पड़े। उतना ही वैल्यूएबल टाइम जो आफ्टर स्कूलिंग का है वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पे, लर्निंग पे, रिटर्न वर्क पे, जहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, जहाँ थोड़े समय के लिए वो उसमें भी जाए, प्ले ग्राउंड में भी जाए, क्योंकि ये हेल्दी माइंड एक बहुत ज़रूरी है होना। हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, और तभी हेल्दी थॉट्स आएंगे। क्या बात है। अभी बहुत सारे बच्चा ये सोचता है, सिर्फ बहुत सारा क्या, लगभग 90%, हमारे टाइम पे तो ये होता था जो वीक बच्चा है आर्ट्स ले लेगा, जो थोड़ा सा अच्छा है वो कॉमर्स ले लेगा, जो थोड़ा सा और अच्छा है वो नॉन मेडिकल, जिसका मैथ्स अच्छा है वो नॉन मेडिकल में चला जाएगा, जिसकी साइंस अच्छी है वो मेडिकल साइंस में चला जाएगा। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है और हमें 10th तक पता भी नहीं होता था कौन से सब्जेक्ट्स क्या है। तो करियर काउंसलिंग भी ज़रूरी हो गई है, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। तो आप किस एज में या किस लेवल पे बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते भी है कि नहीं करवाते? सबसे पहली बात तो ये कि ताकि बच्चा अपना सही करियर तो चूज़ करे। कैरियर काउंसलिंग आज के समय में निहायत आवश्यक है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और हम इसको 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट सेशंस लेते हैं बच्चों के, सो दैट वाइल मूविंग टू, बट टू टॉक ऑफ दिस +1 +2, जबकि उन्होंने सिलेक्ट करना होता है, वाइल डिस्कसिंग विद देयर पेरेंट्स दे शुड बी अवेयर कि मेरा जो
प्राइमा फेसी एज है वो किस तरफ जाने का है, और पेरेंट्स की इच्छाएं डिफरेंट हो सकती हैं। जनरल है, ओबियस है कि पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं। हर पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों के बारे में ख्वाब होते हैं, होने भी चाहिए, बट पेरेंट्स कर रहे हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वो ख्वाब यथार्थ रूप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए बच्चा अपने पेरेंट्स से एक फ्रेंडली माहौल में डिस्कस कर सके, इसके लिए हम 8th, 9th और 10th कंटिन्यूसली सेशन करते हैं। और वो सेशन में एक सेशन ऐसा भी होता है 9th या 10th में से जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों होते हैं। राइट। बच्चों को करियर काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, कन्फ्यूज़न है, और ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी स्कूल में अप्रोच करते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन सीए की तैयारी करवा रहा है या कैट की तैयारी करवा रहा है, वो तो स्कूल में पहुंचेगा, कहेगा कि मैं करियर काउंसलिंग करूंगा, बट ज़्यादा 90% वो एक ही फोकस रहेगा कि बच्चा इसको चूज करे, मेरे पास आके तैयारी करे। तो आप ऐसे करियर काउंसलर को बुलाते हैं या वास्तव में करियर काउंसलिंग सेशन स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करवाते हैं? हम ऐसे कैरियर काउंसलर को इंटरटेन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। राइट। हम प्राइवेट काउंसलर जो अपनी अपनी उसके एक्सपर्ट्स होते हैं और उनका कोई रेलेवेंस नहीं है इन लोगों से, किसी भी पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उनको कॉल करते हैं। तो फिर वो आके अलग अलग फील्ड के बारे में बताते हैं कि 10 साल के बाद आप कहाँ होगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट कॉर्नर से जो हमारे, अब तो एलुमनाई भी बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे जगह एडजस्ट हो चुके हैं। We call them to get them inspire, right, so that कि they can also speak something good, कि मैं कैसे कामयाब हुआ। तो आप अपने एलुमनाइज को बुलाते हो जो अलग अलग फील्ड में हैं। अभी लेट्स से कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या किसी ने MBA BCom करके NDA में जा चुके हैं, कोई NDA में जा चुका है, तो वो आके बताते हैं कि हमारा फील्ड कैसा है। यस, करियर काउंसलिंग इज नॉट ओनली चूजिंग सब्जेक्ट। जब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ तो एक चीज बहुत क्लियर करते हैं, 5 साल आप पढ़ाई कर रहे हो शायद अपनी इच्छा के अगेंस्ट या अपने एप्टीट्यूड के अगेंस्ट, बट 5 साल के बाद जो आपने 40 साल आगे काम करना है उसमें मजा आना चाहिए। तो करियर शुड ऑलवेज बी चूजन कि आपको किस तरह का काम करना पसंद है। जैसे मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे लेक्चर्स देना पसंद है, बट मैं जब अपना कोई करियर चूज करूंगा तो उसमें तो ये नहीं होगा ना लेक्चर देना। तो आई नीड टू चूज अ प्रोफेशन। अभी 11th 12th में कुछ ऐसा चूज करना है कि मैं 5 से 6 साल के बाद उसी फील्ड में चला जाऊं जो मुझे पसंद है, सो दैट आई कैन एंजॉय माई नेक्स्ट 40 years. दैट्स व्हाट माई एप्टीट्यूड इज। एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट स्टडिंग। अब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिजिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब उनको इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक डेस्क पे बैठ के काम करना है, वो उनको पसंद नहीं है। उसमें वो स्ट्रेस, पढ़ने में स्ट्रेस नहीं हो रहे, बट उस काम को करने में स्ट्रेस हो रहे हैं। इसका मतलब शायद मार्क्स लाने के लिए उनके लिए वो सब्जेक्ट सही था, वो करियर उनके लिए सही नहीं है। सो करियर काउंसलिंग इन्वॉल्व्स दिस कि 10 साल के बाद आप कहाँ पहुँचोगे, आपका कौन सा नेचर है जो आप इंजॉय करोगे, मतलब दिस इज़ योर नेचर और इस प्रोफेशन को आप इंजॉय करोगे। तो आपका, शायद आपने कहा आपके एल्यूमिनाई आते हैं, बताते हैं दिस इज़ वे टू रीच देयर। एक तो है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वो तो मेरी आज की इच्छा है, बट क्या मेरे को वहाँ पहुँचने के बाद मज़ा आएगा या नहीं आएगा? इट इज़ व्हाट द रियल करियर काउंसलिंग इज। यस। तो जब मैं करता हूं तो मैं इन बातों पे ध्यान रखता हूं। गुड। कि आपको अगर बिजनेस में जाना है तो आप ऐसे ही चीजें चूज करो। बिजनेस तो हम जरूरी नहीं है BCom से करें, ऐसे भी हैं जो लोग आज डॉक्टर्स हैं बट वो जो भी कर रहे हैं उनको बिजनेस पसंद ही नहीं था। कुछ लोग हैं जो आज इंजीनियर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको जो भी नहीं पसंद, जबकि उस पर्टिकुलर फील्ड की शायद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम हो। दिस ऑल डिपेंड्स कि आपको मजा किस में आ रहा है। पढ़ना तो 5 साल है, आगे की लाइफ तो 50 साल 40 साल तो आपको वैसे ही देखना है। हाँ। उसी का एंजॉय करना है। तो हमने वो 40 साल के पर्सपेक्टिव को देख के करियर काउंसलिंग करने हैं। दैट्स हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट एंजॉयिंग। आज किसी को भी इंस्पायर करना। आज आपने एक बात नोट की, आज मतलब 8th क्लास से बच्चा पैसे की बात करने लगता है कि मुझे पैसा कमाना है। पहले 8th क्लास का बच्चा पैसे की नहीं बात करता था, सब्जेक्ट की बात करता था। एग्जैक्टली। अभी वो, जब मेरे पास कोई बच्चा काउंसलिंग के लिए आता है, मैं कहता हूँ बेटा मोटिव क्या है? सर मैं नहीं काम करना चाहता 45 साल की उम्र तक, 35 में रिटायर होना चाहता हूँ और 22 में चाहता हूँ पैसा आ जाए बस। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती हैं जो बच्चे 9th 10th में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि पैसा कैसे आएगा? आती है उनकी सोच। जब हम पर्सनलाइज काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की इच्छाएं होती हैं। आजकल तो शायद
90-95% बच्चा ये चाहता है कि 22 साल की उम्र में ही अर्निंग शुरू हो 4-5 जाए। लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दो। नहीं, कई बच्चे, हाँ, मोर और लेस ऐसे बच्चे होते हैं। एम्बिशियस तो होना, बट मैं अगेन कहूँ, एम्बिशियस होना तो कोई बुराई नहीं है, बुरी मेरे ख्याल बात में बुरी बात नहीं है। बट एम्बिशियस पूरी कैसे करनी है, उसको हमने कैसे रोल करना है चीज़ों को, वो रोल आपका रहेगा। हाँ, दैट इज द मस्ट पार्ट। उस पे हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इनपुट हमारी स्कूल की या मेरे टीचर्स की क्या है, दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। एक चीज़ मैं मेरी बात बताऊंगा, और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आप भी, प्लीज़ इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लो। मैं ये नहीं कह रहा स्कूलिंग का रोल नहीं है, बट जब बच्चा स्कूल पास करता है या ग्रेजुएशन करता है, जब वो 23 साल की उम्र में है, तो उसको लगता है कि स्कूल में मैंने जो पढ़ा वो मेरे किसी काम का नहीं है। लाइफ इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज व्हाट वी लर्न। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल में कुछ चेंज लाने चाहिए? जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बहुत सारे क्या, लगभग स्कूल नहीं सिखा रहे कि अपने आपको अगर 100 रुपये डेली मिल रहे हैं या 50 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। आपको नहीं लगता कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए कोई स्कूल में? पता नहीं सर, आपको इस बारे में अभी पता है कि नहीं, लेकिन अभी इस साल से 6th ग्रेड के बाद ही कौशल बोध CBSE ने नया इम्प्लीमेंट किया है। अभी इस साल से अभी ना? इस साल तभी से। मुझे नहीं पता। आई हैव रिटन मेनी लेटर्स टू अभी आवर शुरू किया है, बोर्ड्स। और उसमें ये एक वन सब्जेक्ट इट इज मैंडेटरी। वो सब चीजें प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही है। प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स कि आपको हर चीज करानी है उसमें, सो दैट कि बच्चे को नॉलेज हो प्रैक्टिकली, कि उसमें ये भी है कि हाउ टू मेक द मनी। उसको मनी बनाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक करने वाली बात है। बिल्कुल। हाउ वी हैव टू वर्क। तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकुलर डिवाइड किए हुए हैं, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू, मतलब एंडलेस बहुत सारी चीजें हैं। उसको हमने कारपोरेट, वो कैरिकुलम का ही पार्ट, Curriculum का part है। बट दैट टू प्रैक्टिकल कैरिकुलम। राइट। तो बच्चे को बेसिकली समझाने वाली बात है। फिर भी आई डू एग्री कि बच्चे की इच्छाएं बहुत होती हैं, होनी भी चाहिए। इच्छाओं को मारना कोई गलत, कोई वो अच्छी बात नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट। इच्छाओं को जीवंत रखना है हम लोगों को, लेकिन हमें तो सिर्फ डायरेक्शन देनी है। नहीं, आप ये सही है कि अभी एजुकेशन बोर्ड ने, CBSE ने इसको कंपलसरी कर दिया, बट कहीं कहीं आपको लगता है कि चलो इस साल से ये कंपलसरी हो गया, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स या इस तरह के लेसन्स स्कूल में होने जरूरी चाहिए। अभी बच्चे को हर प्रकार की ऑलराउंड नॉलेज देना ये प्राइम ड्यूटी बनती है हम लोगों की। हमें बच्चों को बताना ही चाहिए, क्योंकि आज ऐसे लोग भी हैं जो 5 लाख अ मंथ अर्न कर रहे हैं एट वन पर्टिकुलर एज, बट वो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जीवन जी रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि उनके पास पैसा नहीं है, इट्स बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज। एग्जैक्टली। और वो हमारे फाउंडेशन में मिस है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और ऐसे भी हैं जो 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और फिर भी अपर मिडिल क्लास फैमिली वाला लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं और उसको मैनेज भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एंड दे हैव गुड बैंक बैलेंस जस्ट बिकॉज दे हैव लर्न टू मैनेज। तो रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप करते हैं आप बच्चों में, कैसे करते हैं? वी हैव ए गुड लाइब्रेरी। सिर्फ लाइब्रेरी होना इज नॉट अ रीजन फॉर अ रीडिंग हैबिट। नहीं, उसमें रीडिंग हैबिट्स में बेसिकली उसमें हम उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया हुआ है हमने कि बच्चा ऑटोमेटिक ही पढ़ेगा उसको। और उसको कैसे डिजाइन किया, थोड़ा सा समझाएं आप हमें। उसमें बेसिकली कि सपोज देयर इज सम, वी हैव सम चार्ट, इफ वी गो टू लाइब्रेरी तो उसमें है बेस्ट स्टूडेंट्स, वी डिफाइंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ, बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द वीक, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे। ये आपको नहीं लगता कि ये बेस्ट करने से एक कैटेगरी डिवाइड होगी? नहीं, कैटेगरी नहीं होती, बेसिकली मोटिवेशन भी तो है साथ साथ। इससे बच्चों को जो एवरीबॉडी वांट्स कि कल को मेरा भी तो नाम आए बोर्ड पे, तो नेचुरली वो उसके लिए वो इंथुजिज्म रहेगा। अगर एक बच्चा 3 months रेगुलरली बेस्ट आ रहा, तो उसमें मोटिवेशन के साथ साथ एक एरोगेंस भी डेवलप हो जाएगी कि आई एम द बेस्ट। नो, उसको हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। उसकी एरोगेंस को ख़त्म करने के लिए उसके साथ आप नेक्स्ट स्टेप जो इसका है, उसको अपने साथ 5 बच्चे और ऐड करने हैं अपने क्लब में। राइट। सो इंस्टेड ऑफ एरोगेंस
he should be polite to others, he should get the other students with him. तो इससे उसमें लीडरशिप भी डेवलप लीडरशिप भावना डेवलप होगी, प्लस उसके साथ 5 बच्चे और ऐड हो रहे हैं तो वो पांचों का एक अलग से उसका नाम आएगा. दे विल गेट सम मोटिवेशंस फ्रॉम दैट लाइब्रेरियन थ्रू प्रिंसिपल. राइट. टीम स्किल्स भी टीम डेवलप हुआ. स्किल्स. ऑन एन एवरेज आप वैसे क्या काम करते हैं जैसे टीम स्किल्स और लीडरशिप के लिए? तो ये एग्जांपल हो गया. वैसे और क्या काम कर रहे हैं लीडरशिप के लिए? टीम लीडरशिप के लिए माय क्लब्स आर डूइंग वेरी नाइस वर्क. फिर हम इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं जो हम आगे ले जा रहे हैं. जैसे एक थिएटर एक्टिविटी है. थिएटर एक्टिविटी में बच्चे को जो बॉडी लैंग्वेज है, मैंने खुद इसको देखा है कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज वंस स्टूडेंट्स इनटू इट, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत तेजी से बदलती है. वो क्योंकि सपोज वी आर प्लेइंग ए स्किट, तो उसमें एक बच्चे के रोल तो होता नहीं है, एटलीस्ट 10 to 15, जहाँ कोई बड़ा है तो बहुत ज़्यादा, तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करना है. तो जो उसका मास्टर है जो उसके पीछे देख रहा है, तो वो टीम लीडरशिप की तरह ही काम ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है उसको, सभी को इन्वॉल्व करने के लिए. हाँ, उसके बाद टीम स्पिरिट्स भी आई, लीडरशिप भी आई. राइट. तभी एलुमनाई का नेटवर्क कैसे मैनेज करते हैं आप? एलुमनाई का नेटवर्क तो वी हैव ए डाटा बैकग्राउंड, और माय स्टूडेंट्स आर ऑलवेज विद मी. जो एलुमनाई है वो हमारे सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ अटैच्ड हैं मोर और लेस. उनके रिव्यूज़, उनके रिमार्क्स आते रहते हैं. और जैसे मैंने पहले बताया कि वंस और ट्वाइस एज पर देयर अवेलेबिलिटी वो आते भी हैं स्कूल में बच्चों को टू इंस्पायर करने के लिए. एग्जैक्ट. अभी कुछ स्कूल्स में मैंने सुना है कि प्रेयर्स नहीं हो रही, तो ऐसा आपके स्कूल में भी है, प्रेयर नहीं होती या होती है? देखो, यदि मैं कहूँ कि प्रेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल. हिंदी और इंग्लिश? इट इज बाइलिंगुअल. बाइलिंगुअल. कभी कभी हिंदी, कभी कभी इंग्लिश. वो फिक्स है कि सैटरडे या वेडनेसडे को इट विल बी इन हिंदी और अदरवाइज इट विल. तो आप ऐसे भी क्लब चलाते हैं कि एवरी डे इन असेंबली एक बच्चा न्यूज़ बताएगा, एक बच्चा कोई पोएम सुनाएगा, तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी है, वो फिक्स है. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं आप? ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो क्लास वाइज हो रही है. जो मंडे को सपोज इट इज़ फॉर 5th A, 5th B, ऐसे 5th C, आई हैव 4 सेक्शन इन दिस क्लास. तो वो बाई कंटिन्यूसली प्रोसेस है एक, कि एवरीबॉडी नोज कि मेरी 15 तारीख को है, नेक्स्ट को पता है कि इसके बाद मेरी नेक्स्ट मंथ में इस डेट को आएगी. दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग द थिंग्स. जिसकी ड्यूटी उस पे है, वर्ड ऑफ द डे पे है, वो उसी को एक्सप्लेन करेगा. जिसकी प्लेज पे है वो उसी को एक्सप्लेन करेगा. एक जैसे मैं खुद एक एजुकेशन फील्ड में हूँ, हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, बट फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. बस स्कूल के लिए भी फीस लेना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, फिर टीचर्स को पे करना, सब कुछ मेंटेन करना ज़रूरी है. तो आपके पास ये रेशो ऐसा आता है, नहीं आता है? अगर आता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आप ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं या नहीं देते हैं? कैसे करते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं बट ग्रो करना जो बच्चे ग्रो करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हाँ दे आर गुड इनफ, भी बच्चा अच्छा है और फाइनेंस की वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसकी मदद करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं और वी मेक इट श्योर कि वो बच्चे का नाम भी कहीं ना आए कि हम इसकी मदद कर रहे हैं किसी रूप में. और मैं नाम बताना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन और हम मेरे टीचर्स को, इवन मैं एग्जांपल दूं कि जैसे 134A के बच्चे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं. यू विल नॉट बिलीव कि हम अपने टीचर्स को भी ये नहीं बताते कि ये बच्चा 134A से है, सो दैट कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए क्लास में कि ये वीक बैकग्राउंड से है. अब जो जैसे 134 का बच्चे ने आपके स्कूल में आ गया, फीस तो गवर्नमेंट ने दे दी या जो भी है उसका जो भी सिस्टम कम पार्ट आया या जैसा भी, कोई बात नहीं, दैट इज ए पार्ट. बट वो बच्चे को ऐसा नहीं लगता मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा? वो स्कूल यूनिफॉर्म्स, बैग्स और उस तरीके से मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा? हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे संस्थाएं भी हैं जो हमें इसमें मदद भी करती हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है जैसा. हम मदद करते हैं, हम ऐसा कोई कॉर्नर नहीं छोड़ते कि उन बच्चों को किसी वजह से दिक्कत आए.
अगर एक पर्टिकुलर बच्चे के पास ऐसी संस्था अवेलेबल ना हो पाए, कुछ भी हो, जैसे संस्था का कोटा हो, तो आप अपनी स्कूल की तरफ से भी करते हैं? करते हैं, बहुत सारे करते हैं, मतलब नहीं, वो शायद समाज के लिए जरूरी भी है। निहायत ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे यदि किसी न किसी रूप में आगे कामयाब होते हैं तो जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको स्किल्स या मार्क्स में से कुछ चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? स्किल। मार्क्स नहीं, बट पेरेंट्स स्किल है तो मार्क्स आ जाएंगे। चाहे कोई भी स्किल हो, जैसे अभी हमारा थ्योरेटिकल है पैटर्न। मैं इंडिया की अप टू सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत पसंद करता हूँ। हमारा जो मैथ्स का बच्चा है, जो पूरे वर्ल्ड में उससे अच्छा मैथ्स नहीं नहीं आता है। अभी पीछे उससे अच्छा जर्मनी में साइंस भी नहीं आता। ही वन पर्सन व्हाट वाज द नेम, ही रिमेन्स टॉपर। और इस तरीके से हमारा सीनियर सेकेंडरी बहुत अच्छा है, बट वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो स्किल्स में हमारे बच्चे वीक हैं। तो उसको, इस गैप को, हाउ टू ब्रिज दिस गैप? एक तो आपने बताया कि सीबीएसई एक अभी स्टार्ट हो गया है। कौशल बोध हो गया है अभी फ्रॉम 6th। कौशल बोध फ्रॉम दिस ईयर इट हैज बीन स्टार्टेड। हाँ, इस साल से शुरू हो गया, तो वो स्किल गैप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ, बट आपके लिए तो एक प्रॉब्लम होगी ना, स्कूल के लिए उसको अडॉप्ट करना। नहीं, बच्चों के लिए जो काम अच्छा है उसको अडॉप्ट करना तो एक अच्छी बात है। हम उसको उसी रो में ले आएंगे ना। हमारे पास सिस्टम जो है हमारे क्लब्स का है, जहाँ हमारे कैरिकुलम का है, वी विल टेक इट एज ए कैरिकुलम और उसको बहुत अच्छे से करेंगे। आप कह ही रहे हो कि गैप है, उस कहीं भी कोई गैप है एजुकेशन में, उसको प्लग करना तो हमारा भी तो उतना ही दायित्व है। एक बच्चे का अगर कंसिस्टेंटली मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप कैसे डील करते हैं उसके साथ? मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। बेसिक हमें ये देखना है कि बच्चा यदि क्लासरूम में बिहेवियरल वाइज ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, तो मार्क्स का उसका एग्जामिनेशन फोबिया भी हो सकता है। और उसका टेस्ट कहाँ पे है, जहाँ मैंने बताया पहले भी कि चाइल्ड काउंसलर भी हैं हमारे पास, उसकी काउंसलर करके इन विच डायरेक्शन ही वांट टू मूव, जहाँ किस डायरेक्शन में अच्छा है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा कुछ ना कर पाए कभी। काउंसलिंग से ये भी पता लग जाएगा कि वो मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, कोई एंग्जाइटी तो नहीं है। यस ये होता है, ये हो सकता है। एक नहीं, हर क्लास में एक बच्चा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम प्लग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। स्पोर्ट्स पे कितना काम करते हो आप? हमारे पास काफ़ी कोचेज हैं और योगा है, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, हमारे पास कराटे हैं, बैडमिंटन हैं, टेबल टेनिस, मतलब बहुत सारे हमारे पास। स्विमिंग है, 2 स्विमिंग पूल आई है, इसमें एक जूनियर्स का भी है, सीनियर्स का भी है। तो एज मेरे पास अभी भी एट प्रेजेंट भी 9 है, 9 कोचेज आर देयर, डिफरेंट स्पोर्ट्स जैसे। और इतना समय मिल जाता और मैं आपको एक बात और ऐड करूं कि इस साल से हमने एजू स्पोर्ट्स एकेडमी बेंगलुरु से भी अटैच किया है। बट दे एग्जैक्टली डूइंग इज कि बिल्कुल साइंटिफिकली दे मेक एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, राइट, उसको जीरो से लेकर एंड तक, और दे प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आल्सो। कि बच्चे को उसको सिर्फ ये नहीं कि हमने जंप कर रहे हैं, जंप स्टार्टिंग में कैसे करना है, जंप के बेनिफिट्स क्या हैं, जंप का रेलेवेंस क्या है, और उसका साइंटिफिकली मेथोडोलॉजी वीडियो के थ्रू। और मेरे अभी कोचेज 7 डे के लिए उनकी वर्कशॉप अटेंड करने, फिजिकल वर्कशॉप अटेंड करने के लिए दिल्ली जा भी रहे हैं। और शायद हिसार में अपना पहला ही स्कूल होगा जो ऐसा कर रहा है। वेरी गुड सर। तो ऐसे इनोवेटिव चीज़ें आप करते रहते हैं? करते रहते हैं। आप बच्चों को एक क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपको लगता है कि ये मैसेज जरूरी है देना? ड्रीम बिग। मतलब आप बच्चों को ये कहना चाहोगे जस्ट ड्रीम, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। मैं जनरली इस ड्रीम बिग पे ये कहता हूँ। बहुत बार हम बच्चों को कहते हैं कि समझदार बनो, समझदार बनो, समझदार बनो। मैं कहता हूँ इतना समझदार बनोगे तो सपने कैसे देखोगे, और सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? तो सपने देखना जरूरी है, और वो ना समझ आदमी ही देख सकता है। ना समझ का मतलब है जो इनोसेंस होती है बच्चों में, वही देख सकते हैं। उसके बाद तो ग्रो अप होने के बाद ना फिर वो सेल्फिशनेस के होंगे सपने, वो सेल्फिशनेस के, या हम लिमिट कर लेते हैं कि मेरी लिमिट इतनी है तो मैं इतना ही सोचूं। हाँ, तो वो बच्चा ही है कि वो कैन ड्रीम बिग। एग्जैक्टली। अब हम
बिल्कुल एंड पे आए हैं। आई हैव आस्क्ड यू लॉट ऑफ, आपने पूरा फिलोसफी बताया। मेरे ख्याल से इस सेशन से पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिली होगी। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपको अपना बच्चा इस स्कूल में भेजना है या नहीं, आपको असली में जब बच्चा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग। हर एक स्टेज पे ध्यान रखना तो ज़रूरी है ही बच्चे का, ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। जैसे सर ने बताया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं, इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। अकेडमिक परफॉर्मेंस इज़ नॉट अलोन टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड। आप बच्चे को सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस से एनालाइज नहीं कर सकते। तो सब कुछ मैंने पूछा। एक रैपिड फायर राउंड, फटाफट आपने आंसर देना है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर स्कूल। लाइफ चेंजिंग। फेवरेट स्पोर्ट इन स्कूल कैंपस। बास्केटबॉल। स्पोर्ट। एंट्री गेट ऑफ माई स्कूल। ऐसा क्यों? When I watch and meet and greet the young ones, I feel happy from the core of my heart. जो ये नए स्टूडेंट्स आपके इस स्कूल में भी आ रहे हैं, उन पर्टिकुलरली इस बैच के लिए एक मैसेज। Smart work and dream big. स्मार्ट वर्क एंड ड्रीम बिग। आप पर्सनली खुद मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है? Morning person. और बच्चों को क्या गाइड करते हो आप? Be a good human being. ये नहीं गाइड करते कि सुबह जल्दी उठो या रात को नहीं, लेट सो? बस अच्छे इंसान बनो। ये जैसे मैं एल्बर्ट बार बार आइंस्टाइन यही है, कहता हूँ, वैसे मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अच्छे इंसान बन गए ना तो सब चीज़ें आ जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठना या लेट सोना इज़ नॉट कंपल्सरी। ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, सुबह 10 बजे उठते थे, बट उन्होंने बहुत कुछ किया। थॉमस एडिसन है जो रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरी एनर्जीज कब काम कर रही है, मैं कब ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, रात को या सुबह? हर आदमी को वो एनालाइज करना कि मैं रात को ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हूँ या सुबह ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हूँ। तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। बट स्टूडेंट्स, आप अब इस चीज़ का बहाना मत लगाना कि आई कैन परफॉर्म बेटर एट नाइट तो मैं रात को लेट पढ़ूँ। आपको सुबह स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, मेरा बल्कि एक कोर्स चलता था सर, मैं ऑल ओवर इंडिया से लोग ज्वाइन करते हैं उसको, मॉर्निंग 5। ग्रेट। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस डेफिनेटली आएगा। जो लोग 8 बजे तक सो रहे हैं और आप 5 बजे उठ के काम करते हो, तो पहले 3 घंटे में आप उतना काम कर देते हो जितना वो आधे दिन में करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स फील करते हो, ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हो। और आपके पास, कहते हैं ना 24 घंटे काम करने के लिए, आपके पास 24 नहीं, अब आपके पास लगभग 27 से 28 घंटे हैं, क्योंकि आप 3 घंटा जल्दी काम करना शुरू किया औरों के मुकाबले। तो आपका वर्किंग आवर्स बढ़ गया। तो दिस इज हाउ हम 24 को 27 से 28 घंटे में कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट और अपनी वैल्यूएबल जो थॉट्स आपने हमारे साथ शेयर किए और बताया कि हाउ इज़ वर्ल्ड गोइंग, बच्चे कैसे जा रहे हैं, क्या चैलेंज आपको आते हैं। जो लोग अपना नया स्कूल बनाना चाह रहे हैं, वो उनको सर से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी किन किन चीज़ों को आपको अपने स्कूल में इनकॉर्पोरेट करना है, पेरेंट्स के लिए किन किन चीज़ों को बच्चों में इनकॉर्पोरेट करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पंकज जी, और आपके ग्रो वाइज पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को भी मेरा सह प्रेम नमस्कार। थैंक यू।